इसके बाद हम देखते हैं किस तरह से इनके जो फिलोसफिकल फाउंडेशन है, जो आइडिया है, दार्शनिक आइडिया, वो क्या है। दार्शनिक आइडिया बेसिकली स्वराज का है। स्वराज हम अलग अलग तरीके से जानते हैं, स्वराज को गांधी जी के कॉन्टेक्स्ट में भी जानते हैं, लेकिन देखें तो ओरिजिन जो आते हैं वो तिलक के आइडिया से आता है। और तिलक का जो हमने स्लोगन बताया आपको, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो स्वराज का मतलब क्या है। स्वराज अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग आइडिया हो सकता है। इसका जो फिलोसफिकल फाउंडेशन है उसको समझते हैं। ही वॉज नॉट एन आर्म चेयर थिंकर। वो कोई भी ऐसे आर्म चेयर थिंकर जिसको कहा जाता है कुर्सी पे बैठ के फिलॉसफी लिखने वाले या दर्शन की बात करने वाले थिंकर नहीं थे। वो दोनों काम करते थे। एक तरफ से दर्शन का निर्माण भी कर रहे हैं, साथ ही साथ ग्राउंड पे उसको उतारने के लिए काम भी करते थे, जिसको हम मार्क्सिस्ट उसमें कहते हैं प्रैक्सिस, कि प्रैक्टिस प्रैक्टिकल भी करते थे और थ्योरीज भी देते थे। तो आर्म चेयर थिंकर तो नहीं थे। और फिलोसफर इन एकेडमिक सेंस, कि एकेडमिक सेंस में सिर्फ ऐसा नहीं कि पुस्तकें लिख रहे हैं, बुक्स के राइटर बन गए, अब उस पे काम नहीं कर रहे हैं। ये ग्राउंड पे भी काम करते थे, दर्शन भी देते थे, और एकेडमिक्स में इनकी बुक्स कह सकते हैं एकेडमिकली भी साउंड है, एज वेल एज प्रैक्टिकली इसका ज्यादा यूज करते थे। हिज फिलोसफी वॉज रूटेड इन द इंडियन ट्रेडिशन। अगर इनकी जड़ें देखें तो कहाँ है, इंडियन ट्रेडिशन में, भारतीय परंपरा में। भारतीय परंपरा क्या है? भारतीय परंपरा एक्चुअली जो आइडिया है, एक्चुअली इसमें कंट्रोवर्सी भी आती है कई बार कि ये भारतीय परंपरा के नाम पे हिंदू परंपरा पे भी काम करते हैं। और एक्चुअली अगर एंशिएंट परंपरा, भारतीय परंपरा देखें तो वो हिंदू परंपरा या सनातन परंपरा ही कहलाएगी। तो उसको ही अपना बेस बनाते हैं, क्योंकि उस समय तक जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म था, जो राष्ट्रवाद का आइडिया था, वो राष्ट्रवाद का आइडिया कहाँ से आ रहा था? यूरोप से या वेस्ट से। वेस्ट में जो राष्ट्रवाद था एक्चुअली मान लिया गया था कल्चरल और लिंग्विस्टिक सिमिलरिटी के बेस पे, कि भाषा और जो संस्कृति है उसकी जो सिमिलरिटी होगी वो एक राष्ट्र होगा। अब भारत में अगर उस आइडिया को पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर देंगे तो बहुत ढेर सारे राष्ट्र बन जाते। तो इससे बेटर था कि कोई एक ऐसी चीज लाए कि जिससे पूरे भारत की एक कनेक्टिविटी हो, जिससे सब लोग कनेक्ट कर पाए। तो ऑब्वियसली एक वेद या कहते हैं सनातन धर्म जो है वो एक कनेक्टिविटी मान लिया जाता है, कि दक्षिण से लेके उत्तर तक, पूरब से लेके पश्चिम तक सभी लोग कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड हैं। जैसा हमने बताया वो संस्कृत के भी विद्वान थे। बट ही डिड नॉट रिजेक्ट ऑल द वेस्टर्न। जैसे कि सारी चीजें जो वेस्टर्न है उसको, मॉडर्न एजुकेशन को ये प्रमोट करते हैं, डेमोक्रेसी को ये प्रमोट करते हैं। ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी की जगह मोनार्की चाहते हैं, या फिर जो आइडिया ऑफ इक्वालिटी है वो भी प्रमोट करते हैं। वो सारी चीजें वेस्टर्न की अच्छी चीजें लेते हैं, लेकिन उसको उसी के साथ साथ जो वेस्टर्न मटेरियलिज्म है उसको रिजेक्ट करते हैं, डोमिनेंस है उसको रिजेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ अपना जो भारतीय स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म को वो सेलेक्ट करते हैं, और दोनों को मिला के एक नई थ्योरी बनाने की कोशिश करते हैं। इंस्पायर्ड बाय एंशिएंट इंडियन स्पिरिचुअलिटी, जैसे हमने बताया कि जो पुरातन जो हमारे भारतीय अध्यात्म था उस पर फोकस करके ये लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। सिर्फ पुरातन ही नए चीजों को भी जोड़ते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं पुरानी चीजों से। जैसे इनके दो बड़े गणेश उत्सव और शिवाजी महाराज की जो जयंती है, वो चीजें पॉलिटिकल यूज के लिए भी करते हैं। कई बार इसका क्रिटिसिज्म भी आता है, लेकिन उस रिचुअल्स को, उस परंपरा को यूज करते हैं अपने पॉलिटिकल यूज के लिए। स्वराज जिसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, वॉज मोर देन पॉलिटिकल। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ पॉलिटिकल है, राजनीतिक है, ना ही सिर्फ आर्थिक है, बल्कि क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ मोर देन लॉ, और कानून या नियम से भी ज्यादा है, अनऑर्डर व्यवस्था से भी ज्यादा। क्या है, ये कंप्लीट फ्रीडम की बात करता है। स्वराज का मतलब मनुष्य पूरी तरह से फ्री हो, सोचने के लिए, बोलने के लिए, और अपने जो प्रैक्टिसेस हैं उसको करने के लिए, अपने नियम कानून बनाने के लिए, और कह सकते हैं अलग तरीके से संपूर्ण जो स्वराज है वो गांधी जी जो बाद में कहते हैं कि ग्राम स्वराज जैसा आइडिया, तो इनका भी आइडिया ग्राम स्वराज जैसा ही है, कि वो व्यक्ति किसी आइडिया पे डिपेंडेंट ना हो जाए, कि जब तक इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बनेगी राष्ट्र की, कोई आदमी व्यक्ति सरवाइव नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि छोटे छोटे कैटेगरी में हर आदमी की अपनी एक स्वतंत्रता होती है, आध्यात्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस स्वतंत्रता, उसी तरह से आर्थिक स्वतंत्रता, और राजनीतिक स्वतंत्रता में संप्रभुता की बात करते हैं।
कि कोई भी दूसरा कितना भी अच्छा सिस्टम क्यों ना चला रहा हो, लेकिन ये संप्रभुता आदमी का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस चीज को ये समझते हैं, उसका फिलोसफिकल फाउंडेशन यहीं पे बनाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इनका आइडिया नेशनलिज्म पे क्या है। नेशनलिज्म को ये अलग तरीके से देखते हैं। राष्ट्रवाद जो है किस तरह से ये आगे, राष्ट्रवाद में सबसे अधिक भूमिका अगर देखी जाए तो कांग्रेस के समय में इनका ही आइडिया है। ही एक्सेप्टेड दैट आइडिया ऑफ कॉमन लैंग्वेज हैबिटेशन ऑन कॉमन टेरिटरी इन प्रमोटिंग यूनिटी एंड सॉलिडिटी। इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। ऑल्दो ये आइडिया क्या है, वेस्टर्न आइडिया है, ये भारतीय आइडिया नहीं है। भारत में अलग तरह से राष्ट्रवाद की डिबेट कभी नहीं चली थी उससे पहले, क्योंकि वेस्ट में वेस्टफीलियन ट्रीटी के बाद एक राष्ट्रवाद की जो डिबेट आती है वहां से आते हैं। तो कॉमन लैंग्वेज, समान भाषा होनी चाहिए किसी भी राष्ट्र के लिए। और समान भाषा में फिर दिक्कत होगी। हैबिटेशन, एक जगह पे रहने चाहिए लोग, ऐसा ना हो कि कहीं पे इधर छितरे हो। कॉमन टेरिटरी होनी चाहिए कि एक ही टेरिटरी हो। प्रमोटिंग यूनिटी, एकता होनी चाहिए। और सॉलिडेरिटी, बंधुत्व ही होना चाहिए। तो इन सारी चीजों के बेस पे एक राष्ट्र का निर्माण होता है, और उस राष्ट्र के लिए प्यार को ही राष्ट्रवाद कहेंगे इनके अकॉर्डिंग। कॉमन हेरिटेज वॉज द वाइटल फोर्स ऑफ नेशनलिज्म। ये चीजें वो सीखते हैं कि कॉमन हेरिटेज, यूरोप के अंदर भी ये कॉमन, अब क्योंकि हमारे यहाँ भाषाएं बहुत सी थी, हैबिटेशन भी अलग अलग जगह पे है, अलग अलग तरीके का है। कॉमन टेरिटरी उस समय नहीं थी, क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं के अंदर था। यूनिटी, एकता भी नहीं थी। अगर देखा जाए तो उस समय बंगाल प्रोविंस अलग था, महाराष्ट्र का जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी था वो अलग था, चेन्नई जो था मद्रास प्रेसिडेंसी वो अलग था। तो सारे चीजें अलग अलग थी। तो एक दूसरे के प्रति ये जो यूनिटी की भावना थी उस समय नहीं थी। और अपने अपने राष्ट्र, बंगाल जो है वो बंगाल राष्ट्र के लिए लड़ रहा है, और मद्रास प्रेसिडेंसी मद्रास के। तो ये धीरे धीरे ये जो आइडिया आता है कि कॉमन हेरिटेज को टूल बनाया जाए, कि हम सभी लोगों का हेरिटेज तो सेम है, वो एक्चुअली हिंदुइज्म में आता है। कि सभी जगह पे अगर हम देखें, बंगाल के अंदर भी हिंदुइज्म का एक आइडिया कलेक्ट हो रहा है, कनेक्ट कर रहा है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अंदर भी वही आइडिया, मद्रास के अंदर भी वही आइडिया, पंजाब के अंदर भी वही आइडिया। तो ज्यादातर एरियाज में एक आइडिया कनेक्ट कर रहा है। और ये वाइटल फोर्स है नेशनलिज्म का, कि इस कॉमन हेरिटेज को वाइटल फोर्स बनाना है, सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स बनाना है, तभी राष्ट्रवाद की फीलिंग आएगी। ये कम कहते हैं। ही रिकॉग्नाइज द ट्रेमेंडस सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस फेस्टिवल, फ्लैग्स, स्लोगन्स इन द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो राष्ट्रवाद जो है, ऑब्वियसली यूरोप के अंदर जो डिबेट चल रही थी उसमें सिंबल्स को लेके काम चल रहा था, कि सिंबल्स जो है उसके बेसिस पे यूनिटी होगी। वो सिंबल्स अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे बोल रहे हैं कि हिस्टोरिकल पास्ट हो सकता है, कि एक जैसी हिस्ट्री को शेयर करते, एक जैसी हिस्ट्री जानने वाले, एक मानने वाले एक हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फैमिलीज और क्लान्स के बाद हम दूसरे लोगों को नहीं जानते, जिसको अगर हम आज के मॉडर्न थिंकर्स में बेंडिक एंडरसन के सेंस में देखें तो वो कहते हैं इमेजिन्ड कम्युनिटी है। ऑल्दो उस समय भी इमेजिन्ड कम्युनिटी हुआ करती थी, लेकिन उस इमेजिन्ड कम्युनिटी को ही यूनाइट करने के लिए ये राष्ट्रवाद की जो अवधारणा आती है, यूरोप में काफी सक्सेसफुल होती है। इंडिया में भी कहते हैं कि इसी राष्ट्रवाद के थ्रू ही हम इससे लड़ सकते हैं। तो रिलीजियस फेस्टिवल, जो धार्मिक त्योहार हैं, उनको भी बोलते हैं कि ये भी एक यूनिटी और एक आइडेंटिटी देता है। उस आइडेंटिटी के बेसिस पे, एक पहचान के बेसिस पे हम यूनाइट हो सकते हैं, हम एक हो सकते हैं। फ्लैग्स, झंडे, ऑब्वियसली अब झंडे उस समय तो झंडा कह सकते हैं, भारत का झंडा तो था नहीं। तो क्या होता है, रिलीजियस झंडे जो है यूजली यूज किए गए, और दोनों ही इनका जो हमने बताया कि चाहे वो गणेश उत्सव हो या शिवाजी का उत्सव हो, उसमें जो झंडे यूज का है उसको भी एकता के सूत्र में बांधने के लिए। स्लोगन्स, जैसे हमने बताया कि तुम मुझे खून दो, मैं स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस तरह के आइडिया आते हैं। तो ये सारी चीजें क्या कह रहे हैं कि स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म को बढ़ाती हैं। और ये बहुत क्लियर थे कि इन सब चीजों को नकार के हम राष्ट्रवाद की फीलिंग नहीं ला सकते। ऑल्दो उसी समय में अगर हम देखें तो रविन्द्रनाथ टैगोर इस राष्ट्रवाद को नकारते हैं, क्योंकि वो यूरोप के अंदर के राष्ट्रवाद को पढ़ते हैं, देखते हैं कि यूरोप के अंदर